हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पूरे जीव विज्ञान के रिवीजन कर लेंगे। पूरा जीव विज्ञान खत्म कर देंगे। मात्र 30 से 35 मिनट के बीच में हम पूरा जीव विज्ञान खत्म कर देंगे। लोग इसे पता नहीं क्यों 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपका दावा करता हूं कि ये पूरा मैं आपको जीव विज्ञान पूरा 35 मिनट में ख़त्म कर दूंगा और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। साथियों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल्स को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इन्फो बॉस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। जीव विज्ञान का यह मास्टर वीडियो है, ठीक है। जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेनियस ने किया था 1801 में, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, ठीक है। जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं आप देख लेते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी विज्ञान को एपीकल्चर हम कहते हैं, मधुमक्खी विज्ञान को। रेशम कीट पालन के अध्ययन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन के अध्ययन को। नेक्स्ट है मत्स्य पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को। पुष्पों के अध्ययन को हम ऑन्थोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। सर्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं, सर्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, जूलॉजी के पिता, ठीक है। लीनियस अपनी पुस्तक सिस्टमी नेचुरी में जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है, पादप जगत और जीव जगत, ठीक है। किसने बांटा है? लीनियस ने। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का पिता किसे कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। विटेकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा। किसने बांटा जीव जगत को 5 में? तो विटेकर ने। ये मोनेरा पहला है। इसमें सारे जो जीव हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं। किस में आते हैं? तो मोनेरा में आते हैं। नेक्स्ट है पादप में क्या होते हैं? में बहुकोषीय जीव होते हैं, जैसे शैवाल, मॉस, पुष्पीय पौधे, ये कौन में आते हैं? पादप में आते हैं। कवक में यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसकी कोशिका काइटिन की बनी होती है। यूकैरियोटिक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है जंतु में इसमें बहुकोषीय जीव आते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया, मछली हो गए, सरीसृप, इस किस में आते हैं? जंतु कोशिका में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? लीनियस को कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए कुछ वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, जैसे कि मनुष्य का होमोसेपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का कैनियस फैमिलिरिच, बिन्नी को कहते हैं। गाय को बोस इंडिकस इसका साइंटिफिक नेम है। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, आम का। नेक्स्ट है धान का ओरिजा सतिविया, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर का पिस्कम सैटिवम, चना का साइंटिफिक नाम साइसर एरेटिनियम है, चना का, ठीक है। सरसों का ब्रासिका कैम्प्रेट्रिस है, ये सरसों का रस वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। जीव द्रव का नाम पुरकेंजे ने दिया था। जीव द्रव का नाम किसने दिया था? पुरकेंजे ने 1839 में इसका नामकरण किए थे, जीव द्रव का पुरकेंजे ने। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव क्या होती है? ये केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होती है? कोशिका द्रव होती है। केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव होती है। जीव द्रव का 80% भाग में क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव में कितना परसेंट भाग में होता है? 80%। अब आइए देख लेते हैं कोशिका यानी कि सेल के बारे में हम पढ़ लेते हैं।
कोशिका को अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म ग्लैटिसेप्टिकम है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्म गैलिसेप्टिकुमा है। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ये सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका ओस्ट्रिच के जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 के बीच में स्लीडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में हिस्टीन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता, केवल डीएनए का गुणसूत्र में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं? केवल डीएनए का गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आ जाते हैं? नील हरित शैवाल पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में हिस्टीन प्रोटीन और डीएनए पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं? डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। कोशिका झिल्ली का काम अंदर और बाहर आना, कोशिकाओं का अंदर और बाहर आना, ये कोशिका झिल्ली का काम है। तारकाकाय यानी कि सेंट्रोसोम, खोज इसका बोबोरी ने किया था। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज पलाडे ने किया था। इसका काम प्रोटीन संश्लेषण में होता है। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन संश्लेषण में इसका काम होता है। लाइसोसोम, इसका प्रयोग पाचन में होता है। इसका खोज दुबे ने नहीं किया था। इस लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका की रसोई गृह कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। इसमें हरा पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में कैसा पिगमेंट होता है? तो हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन किस में पाया जाता है? टमाटर में। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के भोजन को संरक्षण करता है, यानी कि स्टोरेज ऑफ द फूड कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आविष्कार अल्टमैन ने 1886 में किया। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संश्लेषित क्रिया होती है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गोल्गी बॉडी, इसका आविष्कार कैमिलो गोल्गी ने किया। इसका कार्य पौधे में भोजन को संरक्षण करने और भोजन की प्रतिक्रियात्मक करना, यानी कि प्रोसेस फूड का जो है उसको प्रोसेस करना। गाजर में क्या होता है? कैरोटीन गाजर में पाए जाते हैं। पादप कोशिका बड़े आकार की होती हैं, जबकि जंतु कोशिका छोटे आकार की होती हैं। ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली मौजूद होती है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस हो गया। जीन्स डीएनए का बना होता है। जीन्स किसका बना होता है? तो डीएनए का बना होता है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन दोनों का। गुणसूत्र विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब आइए गुणसूत्र देख लेते हैं। जैसे कि कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। मेढक में 26 गुणसूत्र होते हैं। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 64 होती है। आदमी में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 46 होती है। आदमी में गुणसूत्रों की संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
केंद्रक डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाऊ ने किया था। ठीक है। जीवाणु नील हरित शैवाल, इसमें अमीबा तथा प्रोटोजोआ असूत्रीय विभाजन होते हैं। असूत्रीय विभाजन किसमें होता है? शैवाल और अमीबा में असूत्रीय होता है, यानी कि एमेटोसिस होता है। जिन शब्द का प्रथम उच्चारण जोहानस ने किया था। जोहानस ने जिन शब्द का प्रथम प्रतिपादन किया था। अनुवांशिकी का जनक किसे कहता है? ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था, जैसे मटर का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कवक तथा कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। बैक्टीरिया का खोज लुवेन हॉक ने किया था। बैक्टीरिया का खोज किया था। अनुवांशिकी में पुरुष जन्म यानी कि रिप्रोडक्शन, यहाँ अनुवांशिकी की नहीं होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन जो प्रजनन होता है उसमें पुरुष जिम्मेदार होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं में XX क्रोमोजोन पाए जाते हैं और पुरुष में XY क्रोमोजोन पाए जाते हैं। जब X और X ये साथ में आएंगे तो फीमेल का प्रोडक्शन होगा, और जो Y और X जब यहाँ पे आएंगे, जब इनका गैमेट का फ्यूजन होगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे? पुरुष का निर्माण होगा, यानी कि लड़का का जन्म होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेड बनाने के लिए राइजोपस कवक का यूज होता है। ब्रेड बनाने के लिए नग्न बीजी ऐसे पौधे होते हैं जो वृक्ष और झाड़ियों के रूप में होते हैं। ठीक है, इसको एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे छोटा अनवरित पौधा जामिया है। ठीक है, सबसे छोटा अनवरित पौधा। सेव का उत्पादन खाने योग्य भाग होते हैं। ये गलत है, ये कुछ नहीं है। जाइलम का काम पौधे में जल और खनिज लवणों का संवहन करना जाइलम का काम है। फोम का काम भोजन का संरक्षण करना होता है, यानी कि पौधों में जल और खनिज किसके द्वारा जाते हैं? जाइलम के द्वारा जाते हैं। और भोजन का संचरण जो होता है वो फोम के कारण होता है पौधों में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइए। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग में होती है, और बैगनी रंग में सबसे कम होती है। फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा फूल कौन है? रेफलेशिया का फूल सबसे बड़ा फूल है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाए जाते हैं, और सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था, यानी कि इकोसिस्टम जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया होते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण में क्या होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, और अमोनिया भी होते हैं। लाइकेन का प्रयोग हम प्रदूषण जांच में करते हैं। लाइकेन का प्रयोग किस में करते हैं? प्रदूषण की जांच में हम करते हैं। प्रोटोजोआ, इसका शरीर केवल एक कोषीय होता है। इसमें जीव द्रव में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एक कोषीय होता है, यानी कि यूनिसेल्यूलर कौन होता है? प्रोटोजोआ होता है यूनिसेल्यूलर। पीसेज जलीय होते हैं। पीसेज क्या होते हैं? जलीय होते हैं। इनमें हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। इनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। इसमें मछली आते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि मछली में के हृदय कोष्ठक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है। मेढक, इसमें 3 हृदय कोष्ठक होते हैं, यानी कि फ्रॉग। मेढक में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं।
स्तनधारी के 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। स्तनधारी यानी कि मेमल्स के हृदय कोष्ठक 4 होते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला हम टेंडन्स कहते हैं। जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? हम टेंडन बोलते हैं, टेंडन। ठीक है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले को हम लिगामेंट बोलते हैं। जो हड्डी से मांसपेशी में जोड़े उसे हम लिगामेंट कहते हैं। सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटस है, सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटस है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपडियस है। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं मानव रक्त के बारे में पढ़ते हैं। मानव शरीर के वजन के 7 से 8% यानी कि 7 से 8% क्या होता है? वो ब्लड होता है, खून रहता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है। स्वस्थ मानव में 5 से 6 लीटर खून होते हैं, यानी कि रक्त कितना होता है स्वस्थ मानव में? 5 से 6 लीटर। प्लाज्मा का कार्य भोजन को पचाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, यानी कि भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है प्लाज्मा, और भोजन को क्या करता है? पचाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्थि मज्जा। ऊंट और लांबा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। ऊंट और लांबा के जो हैं ये स्तनधारी होते हैं, और इनके जो आरबीसी में हैं उनमें केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है पूछ देगा आपसे, तो 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का कब्र क्या होता है? यानी कि प्लीहा यानी कि स्प्लीन होता है आरबीसी का कब्रगाह। ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन को पहुंचाना। हर शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आपका आरबीसी। रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। कभी कभी ये यकृत में भी हो जाता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है, और आरबीसी का 20 से 120 दिन। रक्त यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ब्लड प्लेट्स में केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी कब्रगाह प्लीहा है। प्लेटलेट्स का भी कारण प्लीहा है। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब डेंगू आपको होता है उसमें प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रक्त का कार्य शरीर के ताप को नियंत्रण करना। शरीर के ताप को नियंत्रण करने का काम रक्त करता है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में किया है। ठीक है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है। मनुष्य की पाचन छोटी आंत में होती है, यानी कि पाचन समाप्त कहाँ होती है मनुष्य की? छोटी आंत में, मुंह से शुरू होकर छोटी आंत में पाचन खत्म होती है। ट्रिप्सिन के क्या काम है? यह प्रोटीन एंड पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। माइलेज का काम क्या है? ये स्टार्च को शुगर में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज होगा। लाइपेज का काम क्या है? यह फैटी एसिड होगा। फैटी एसिड को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। सुक्रोज का काम क्या है? यह ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में बदल देता है। सुक्रोज का काम क्या है? यह ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में बदल देता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन, इसका खोज वेटिंग और वेस्ट ने 1921 में किया। मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन की अधिकता के कारण। ठीक है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक का बना होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं, यानी कि हार्ट से जो ब्लड ले जाते हैं उसको हम आर्टरी यानी कि हृदय धमनी बोलते हैं। ठीक है।
रक्तदाब मापने यंत्र को हम क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमीटर बोलते हैं। स्फिग्नोमीटर ये रक्त मापता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक यूनिट होती है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जांघ की हड्डी यानी कि फीमर जो होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर बोन। कान की हड्डी जिसे स्टेप्स बोलते हैं, यह सबसे छोटी हड्डी होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि यह नलिका युक्त होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका विहीन, यानी कि बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होती है उसमें नलिका होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ये सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये लैक्टोज बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स, इसका आविष्कार किसने किया है? चिकन पॉक्स का तो एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया है। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, पेंसिलिन का आविष्कार। अब आइए कुछ साइंटिफिक नेम जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे कि रेटिनॉल, इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इससे रतौंधी होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इससे डर्मिटिस रोग होता है। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। विटामिन B7 ये बायोटीन इसका रासायनिक नाम है, इससे पैरालिसिस होता है और बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B11, इसको फोलिक अम्ल कहते हैं, इससे अनामिया रोग होता है। विटामिन B12 कोबालैमिन, इससे अनामिया होता है। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इससे रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इससे बांझपन होता है। ठीक है। विटामिन K, इसका रासायनिक नाम प्लाइवोकिनोन है, इससे हैमरेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख रोग। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस। सोते हैं यानी कि सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखेंगे ही आप। अब आइए देख लेते हैं कवकों से रोग क्या होते हैं? फंगी से। गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा से हो गया गंजापन, दामा से हो गया दमा, द से हो गया दाज, खाए से हो गया खुजली। दाग खुजली जो होता है वो फंगी के कारण होता है। ठीक है। अब बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग होते हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं, इसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है। प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थेरिया, त से हो गया तपेदिक यानी कि टाइफाइड, का से हो गया काली खांसी यानी कि हुपिंग कफ, टी से हो गया टिटनस, का से हो गया लिप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, न्यू से हो गया निमोनिया, है से हो गया हैजा। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर किससे? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग। प्लेग है, डिप्थेरिया है, टाइफाइड है, काली खांसी है, टेटनस है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया है और हैजा यानी कि कलरा है। ठीक है। ये आपका किससे होता है? तो बैक्टीरिया जीवाणु से होते हैं। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? आइए देख लेते हैं उसका ट्रिक। RPMT एंड IBPS की सीडी वायरस की दुकान पे मिलती है। किसकी? RPMT एंड IBPS की सीडी वायरस की दुकान पे मिलते हैं। आर से हो गया रेबीज, पी से हो गया पीलिया, मी से हो गया मिजल्स, टी से हो गया ट्रेकोमा, ए से हो गया एड्स, आई से हो गया इनफ्लू, बी से हो गया बर्ड फ्लू, पी से हो गया पोलियो, एस से हो गया स्वाइन फ्लू, सी से हो गया चेचक और डी से हो गया डेंगू। तो जीवाणु से जो रोग होते हैं, आइए एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन से रोग होते हैं जीवाणु से। रैबिज, पीलिया, मिजल्स, ट्रेकोमा, एड्स, इनफ्लू, बर्ड फ्लू, पोलियो, स्वाइन फ्लू, चेचक, डेंगू बुखार। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं आविष्कार और आविष्कारक। विज्ञान, जैसे विटामिन का आविष्कारक कौन है? फंक है। विटामिन ए का मैकुलन है। विटामिन बी का मैकुलन है। ठीक है।
विटामिन सी का आविष्कारक होल्टकट है। विटामिन डी हॉपकिंस है। स्ट्रोटोमाइसिन बॉसमैन ये इसका आविष्कारक है। होम्योपैथ का हैनीमैन होम्योपैथ का आविष्कारक है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कारक हैरिसन तथा सिम्पसन है। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कारक पिनकस है। एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे विटामिन का आविष्कारक फंक है। विटामिन ए का मैकुलन है। विटामिन बी का मैकुलम है। विटामिन सी का होल्कट है। विटामिन डी का हॉपकिंस है। स्ट्रोटोमाइसिन का आविष्कारक बॉसमैन है। होम्योपैथिक हैनीमैन है। क्लोरोफॉर्म हैरिसन एंड सिम्पसन है। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कारक पिनकस है। अब आइए देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया है। तो साथियों ये आपका पूरा मैंने बायोलॉजी का पूरा कंपाइलेशन दे दिया। साथियों इतना कम समय में आपको शायद ही कहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब आप सर्च कर लीजिए, मैंने जो कंटेंट आपको इतने कम समय में, आप किसी भी तैयारी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं बस लास्ट टाइम पे रिवीजन करके जाएं, आपका बायोलॉजी से हर क्वेश्चन इसमें से आएगा। ये हमारा अनुभव कहता है और आप खुद ही इस चीज़ को जांच सकते हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे इतना शेयर कीजिए कि ये सबके पास पहुंचे और हमें सपोर्ट करते रहें, अपने भाई को सपोर्ट करते रहें दोस्तों। तो इसी गुफ्तगू से हम विदा लेते हैं आपसे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। दिल से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर द डिस्कशन ऑफ वीडियो। थैंक्स अ लॉट। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।